नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी प्रिय विद्यार्थी। बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। और हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। उसी भारतीय इतिहास की कड़ी में हमने सबसे पहले पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास में सामान्य परिचय। उसके बाद हमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों? सर, हम पढ़ेंगे आज वैदिक सभ्यता को। देखो, वैदिक सभ्यता जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 बीसी से 1000 है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पिंटू बिश्नोई जी राजस्थान इतिहास में शुरू कर देंगे। सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, तह दिल से आपको नमस्कार करता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, सभी को राम राम, सभी को राम राम, सभी को राम राम। आइए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, ऐसे ही करेंगे। पहले मैं आपको, देखो, हर क्लास के अंदर आपको अच्छी तरह से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ साथ साथ। तो यहाँ वैदिक के अंदर ऐसी कोई क्लास नहीं रहेगी जहाँ नोट्स नहीं बनवाऊंगा। साथ साथ जैसे हम ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते थे वैसे साथ साथ अच्छे नोट्स बनवा दूंगा आपको। और देखो, आप ना एक थोड़ा सा विश्वास करो कि हमें सर पे विश्वास है, सर हमें अच्छा लेवल करवाएंगे। आप मान के तो चलो, एक बार मेरे से आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके घर पे कोई भी पीछे एग्जाम में आगे प्लस आगामी परीक्षा जो होगी उसमें एक बार प्रश्न करके तो देखो, आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह, जहां तक मेरा मानना है प्रश्न अपना बाहर नहीं जाएगा। और प्लस बात करें, जैसे मैं वैदिक सभ्यता करवा दूं, वैदिक सभ्यता कंप्लीट होने के बाद आप प्रश्न करके देखना, लगभग प्रश्न सही चले जाएंगे। सुमन बिश्नोई सर, निम्न प्रणाम। आपको भी प्रणाम, है ना। अब देखो, वैदिक सभ्यता जो है, सबसे पहले बात करेंगे वैदिक सभ्यता की हम उत्पत्ति की, क्योंकि अलग अलग लोगों ने इसकी उत्पत्ति के अनेक मत दिए हैं। कोई कहता है ये वहां से आए हैं, कोई कहता है ये भारत के थे, कोई कहता उत्तरी ध्रुव से आए हैं। वो देखो कौन कौन से लोगों ने क्या क्या मत दिए, तो उसकी चर्चा करें। अब देखो, उत्पत्ति की बात करें तो कोई तो कहता है ये भारत के थे, कोई कहता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। सुनना ध्यान से मेरी बात। और दोस्तों, कोई कहता है कि ये जो लोग थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कोई कहता है कि यह जो लोग थे वो जापान से आए थे। ठीक है, भारत, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, जापान। कोई कहता है इतिहासकार यह लोग तिब्बत से आए थे। लेकिन अधिकतर जो मान्यता मिली है वो किसको मिली है कि ये जो लोग थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। हाँ, डब्ल्यू, वाओ सर, वर्ड इसका तो हम देखो, रियल में वास्तविकता है। आपकी आंखें ज्यादा खराब होती है व्हाइट बोर्ड से, तो ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, व्हाइट टू ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं। ठीक है, हाँ। बात करें भारत, भारत की जो, भारत में जो बातें बता रहा है वो कौन बता रहा है? देखो, भारत में अपना ना भगवान ज्यादा माना। हाँ जी सर, तो भगवान दास ने कहा है कि ये जो लोग थे ये कहां से आए, ये कहते हैं कि ये भारत के लोग थे। जबकि मध्य एशिया से वो जो मत देता है वह देता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बताया कि जो आर्य जाति है वो कहां से आई थी। मैक्स मुलर कहता है कि जो आर्य जाति थी वह मध्य एशिया से आई थी। उत्तरी ध्रुव से जो बताता है, देखो हम तिलक जो है, तिलक ऊपर ऊपर लगाते हैं ना, तो तिलक ने क्या बताया कि ये जो लोग थे वो कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। देखो प्रिय विद्यार्थी, फटाफट शेयर कर दीजिए, आप फटाफट शेयर करके आ जाइए। अब जितने ज्यादा होंगे इतना हमारा हौसला बढ़ेगा आपको पढ़ाने का, और कंटेंट हम अच्छा देंगे, और साथ साथ अच्छी तरह से नोट्स भी बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत है वाली बात है नहीं। गुरुजी आज तो माल है। अरे ओ यार, आप ऐसी बातें क्यों करते हो, है? फिर बागड़ी पे आ जाऊँ मैं, क्योंकि ये इतिहास कराने, अब भारत का भी व्यक्ति देख सकता है, फिर बागड़ी वाले पे आ जाएंगे तो ठीक है। हाँ, अब देखो, हाँ सुनो लगूंगे, हाँ चलो ठीक है फिर। थू थू। जापान की बात करें तो जापान से इसकी जो उत्पत्ति का मत दिया है गुरुजी आज तो बढ़िया लगूंगे, हाँ चलो ठीक है। जापान से जो उत्पत्ति का जो मत दिया है वो पेनका ने दिया है। पेनका ने क्या बताया कि ये जो थे ये कहां से आए थे? जापान से। जबकि तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि ये लोग थे वो कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। छोटी सी सिंपल समझना, बिल्कुल आसान समझना। देखो ध्यान से, वो अपनो भारत है,
हाँ जी सर, ये हमारा भारत है। तो भारत में ये जो आए थे वो देखो कहां से आए, तो यहां है अफगानिस्तान। जी सर, यहां पर अफगानिस्तान। अब ये इधर मध्य एशिया से होते हुए इस तरह से ये आ रहे थे, और यानी आए आए कहां से, तो यहां इधर से इस तरह से ये होते हुए आए थे यहां से। तो यहां याद रखना मेरे साथियों, इधर इस और यहां इधर एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा। तो आर्यों का जो प्रवेश होता है भारत के अंदर वो किस दर्रे से होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, आर्यों का प्रवेश भारत में किस दर्रे से हुआ था, तो खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से यह लोग क्या आए थे भारत। दीप गिल गंगनगढ़ से प्रणाम, आपको भी प्रणाम। बार थे मस्त बनाए हुए, थैंक यू। ठीक है, तो खैबर दर्रे से ये क्या थे, ये लोग भारत में प्रवेश करे थे। सबसे पहले ये जो प्रवेश किए वो खैबर दर्रे पे। अब मैं आपको छोटा सा बात बताऊं इसकी, इस सभ्यता का जो विस्तार था वो कहां था, तो यहां हिमालय, हिमालय की चोटी है एक जिसका नाम है मुंजवत। क्योंकि वेदों के अंदर मुंजवत चोटी का उल्लेख है सर, कैसे, क्योंकि सोम आपने नाम सुना होगा, सोम जिसका ये पेय पदार्थ है तो सेवन करते थे, दारू मानो आप, मदिरा मानो इसको, सोम पेय पदार्थ। तो सोम जो प्राप्त होता था इनको वो मुंजवत से होता था। इधर जो विस्तार था वो कहां तक था, अफगानिस्तान तक। हमारे वेदों के अंदर राजस्थान का नाम भी मिलता है सर, क्या मिलता है, ब्रह्मवर्त। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्मवर्त। तो दक्षिण में विस्तार कहां तक था, राजस्थान। और इधर यहां से एक नदी, और इस नदी का नाम है साथियों, कौन सी नदी सर, ये तो गंगा नदी है, हाँ जी। तो यहां इधर जो विस्तार था वो कौन सी नदी तक था, गंगा नदी तक। आईपीएस गीता मेघवाल जी, ठीक है, ओके। अब देखो, तो इसका इस तरह से यहां इस तरह से ये इसका विस्तार था। और याद रखना आर्य, और इस सभ्यता का एक उपनाम से और जाना जाता है, इसको एक उपनाम से और जाना जाता है सर, क्या उपनाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आर्य सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता के अंदर जो आए थे ये कहां कहां से आए, ये जो व्यक्ति आए थे इसमें आर्य एक जाति थी, इसलिए इनके नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया आर्य सभ्यता। कि सर वैदिक सभ्यता नाम क्यों लिखा, देखो इसकी जो जानकारी है वो वेद से मिलती है, इसलिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वेद प्लस इक, इक तो इक, और लास्ट में इक प्रत्यय लगा है तो वे वेद। अब वेद ऐसे लिखते हैं, हाँ जी सर ऐसे लिखते हैं, जब इक प्रत्यय लग जाता है तो पहले वाला अपने आप में वो दो वाली ए आ जाएगी, है ना। तो वैदिक, जो वैदिक सभ्यता जो है याद रखना, वैदिक सभ्यता नाम है एक, और एक है आर्य सभ्यता। आर्य, आर्य लिख लेना, भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति थी। भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी, आर्य। आने वाली पहली विदेशी जाति थी, पहली विदेशी जाति। भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी, भारत में आने वाली पहली जो जनजाति जाति थी वो आर्य थी। मिस सालू जी कह रहे हैं सर आर्य का मीन्स होता है श्रेष्ठ, हाँ जी, आर्य का मीन होता है श्रेष्ठ, कुलीन और स्वतंत्र। ये हम वेदों में लिखा मिला है, सारी चर्चा करेंगे। हम एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमें कंठस्थ हो जाएगा। सबसे पहले इसकी जो तैयार करनी है वो सामान्य परिचय की बात करनी है, यानी हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे अच्छी तरह से। उसके अभी तो ये सामान्य परिचय बता रहा हूँ, वैदिक सभ्यता भी शुरू नहीं की है, सामान्य परिचय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये उतार लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं उतरवा दूंगा आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। 1500 600 600 ही है, अच्छा एक सेकेंड, 1000 वो वैदिक काल का समय था, ये 600 है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बता देख रहे हो, थोड़ा जल्दबाजी में, ठीक है। हाँ जी रिस्की जी, ये उतार स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो आगे देखो, इतना हमने उतारा। अब इसके बाद हम देखें कि इस वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, जानकारी वो कहां कहां से एकजुट की जा सकती है, जानकारी जो है वो कहां कहां से मिलती है। तो सबसे प्राचीन हमारे वेद हैं, तो सबसे प्राचीन जो जानकारी है वो कहां से मिलेगी साथियों, सर वो तो वेदों से मिलेगी जी। तो जानकारी के आधार पे देखें, तो जानकारी के स्रोत देखें तो जानकारी मिलती है वेदों से। और वेद कितने हैं सर, वेद 4 हैं, कौन कौन से, सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, जी सर। दूसरा जो सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है यजुर्वेद।
तीसरा सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है सामवेद। चौथा सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। देखो एक बार एग्जाम में पूछा निम्न में से वेद नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, उसमें अर्थवेद दे रखा था, जबकि याद रखना अथर्ववेद है। हाँ जी, वेरी गुड, ऐसे ही घनश्याम रेगर जी। तो देखो ऋग्वेद जो है और ये जो 3 ग्रंथ है, ये 3 ग्रंथ है, इसको तैत्तिरीय ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों की रचना एक ने की थी, इसकी जबकि अलग ने की थी। तैत्तिरीय ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? देखो कई ऋग्वेद को छोड़कर, क्योंकि उत्तर वेदिक काल में तीनों का है तो ये मान लेते हैं, याद रखना तैत्तिरीय ग्रंथ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आएंगे। इन्हें क्या कहते हैं? तैत्तिरीय ग्रंथ। ठीक है, याद रखना। अथर्ववेद यह नवीन वेद है, यानी इसकी जो रचना है, रचना वो क्या हुई थी? अंत में हुई थी। रचना क्या हुई थी साथियों? अंत में। इसकी जो रचना है वो क्या हुई थी? अंत के अंदर, सबसे अंत में जो रचना, इसी के अंदर बताया गया टूना वगैरह, ताबीत, हवन, सारे जो साक्ष्य मिलते हैं वो सारे इसमें बताया गया अथर्ववेद में। जानकारी के स्रोत में पहली बात तो आपको ये याद करनी है। हाँ जी सर, हो जाएगी। यानी जानकारी एक तो हमें कहां से मिलती है? वेदों से। ठीक है सर। दूसरी अगर हम जानकारी की बात करें तो दूसरी जो जानकारी है दोस्तों, वह अगर दूसरी जानकारी देखें तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक अगर स्रोत की अगर प्रिय विद्यार्थियों हम बात करें तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जादू टोना। हाँ, जादू टोना वगैरह, हाँ इसमें बताया गया राकेश जी। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। किसकी बात करेंगे? अभिलेख। एक सबसे प्राचीन अभिलेख मिला था इसमें जिसका नाम है बागोजकोई का अभिलेख। बागोजकोई अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले वो 4 देवताओं का उल्लेख कौन देता है। ऋग्वेद का, ठीक है। हाँ अभिलेख। तो अभिलेख में अभी तक आंसर आपका आया नहीं है किसी का? अरे बोगाज कोई अभिलेख। ये जो बोगाज कोई अभिलेख है ये बताते हैं 1400 ईसा पूर्व का है। सर ये किस भाषा में लिखा गया है? ये जो अभिलेख है साथियों, इसकी भाषा है ईरानी। कौन सी भाषा है? ईरानी भाषा में था ये। और इसके अंदर किस किस देवताओं का उल्लेख है? देवता तो आपने नाम सुना होगा, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इन देवताओं का इसमें क्या है? अभिलेख। तो अभिलेख जो है ये, इस अभिलेख की अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो भाषा ईरानी है, देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये पूछा गया निम्न में से बोगाज कोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो 3 नाम यहां से दे देगा, फिक्स है। नेट में प्रश्न पूछा गया है तो इसमें आपको 3 तो ऑप्शन मिलेंगे, एक कोई और मिलेगा। तो याद रखना इसमें 3 तो आपको कंठस्थ करने हैं और उसके बाद जो एक है वो अलग दे देगा। तो आपको ये चारों याद होंगे तभी हम सर सही कर पाएंगे। देखो मैं कमेंट पढ़ूंगा तो अपने कंटेंट नहीं कर पाएंगे, समय निकल जाएगा, फिर बात घनी कर लेंगे आप। एक दिन मैं बाता रो क्लास रखूँ, केवल बात करांगा। अभी मैं थारा जितनी बातें मन में वे सारी मैंने बता दियो, ठीक है। देखो आगे चलें। इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ, सत्य। वेरी गुड, सभी के आंसर आने लगे। वेरी गुड। सुमन विश्नोई, रेखा जी के, ऐसे ही घनश्याम जी के, भिखाराम राम राम, थाने राम राम। बोगनगोई अभिलेख, क्या पता लिखा हो अलग अलग बुक्स में, पता नहीं, हो सकता है अलग अलग लिखा हो। मैंने जहां पढ़ा था उसमें ये लिखा गया था
बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, अब इसमें जानकारी वेद से मिल गई, पुरातात्विक यानी सबसे पहले हमने देखा अभिलेखों के अंदर। हाँ जी सर, अभिलेख में देखा। चलूं आगे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब चलो। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें तो दूसरी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मृद भांड से। मृद भांड का मतलब क्या होता है सर? मिट्टी के बर्तन जो है उनसे भी जानकारी मिलती है। दो यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं क्योंकि ये सभ्यता दो भागों में इनकी संस्कृति चेंज हुई थी, तो मिट्टी के बर्तनों की भी क्या है यहाँ जानकारी मिली है मिट्टी के बर्तनों से। इसमें से एक मिट्टी के बर्तन का नाम है गेरुवर्णी। क्या नाम है? गेरुवर्णी। दूसरे मिट्टी के बर्तन का जो नाम है वो है चित्रित धूसर। चित्रित धूसर। अब याद देखो कैसे करना है। पहला गेरु गै पहले आता है तो प्राचीन गेरुवर्णी है, नवीनतम चित्रित दूसरा है। अब देखो इसको जब हम दो भागों बांटेंगे तो एक पढ़ेंगे ऋग्वेदी काल, ये बताऊंगा क्यों पढ़ेंगे ऋग्वेदी काल। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे उत्तर वेदी काल। तो ये जो मृद भांड थे ये इस काल के थे। क्या सर पता कैसे लगा ये ऋग्वेदी काल का है और ये उत्तर वेदी काल का है ना? हाँ, तो याद रखना ये पता हमें कैसे लगा कि ये ऋग्वेदी काल का है और ये उत्तर वेदी काल का है। तो गेरुवर्णी जो मृद भांड था, जो मिट्टी का बर्तन था, इसमें प्रयोग किया गया था तांबा और कांसा का। अब तांबा और कांसा क्योंकि ये लोग लोहे से अपरिचित थे ऋग्वेदी काल वाले, यहां लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज उत्तर वेदी काल में हुई थी क्योंकि इस चित्रित धूसर में जो प्रयोग किया गया था वो लोहे का प्रयोग किया गया था। ये किसका बना था? लोहे का बना था। यह किसका बना हुआ था दोस्तों? तो ये लोहे का बना हुआ था, इसलिए चित्रित धूसर उत्तर वेदी काल लोहे का बना हुआ था। ये हमसे यहां से जानकारी हमसे पता लगती है हमें। ठीक है, ऋग्वेद उत्तर वैदिक, वेरी गुड धूसर उत्तर वैदिक, है ना सर? एक कस्य अभिलेख देखो 1600 ईसा पूर्व मिला होगा, लेकिन हम सभ्यता का टाइम पीरियड पढ़ते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व। वो हो सकता है देखो, हाँ तो देखो अब इसको हमने मृद भांड के अंदर इसकी जानकारी देखी, वेदों में देखी, अभिलेख में देखी। अब बात करें आर्य आगे। हाँ सर आगे। अब आर्य के अंदर जाने कि आर्य लोग किस तरह से क्या करते थे। तो सबसे पहले आर्य को अगर हम जाने तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा वो देखो। सबसे पहले आप समझना एक अभिलेख। सर मैं रोटी बना रहा हूं। हाँ, रोटी बनाता बनाता रियल में पढ़ते हैं, जब रोटी बनाते बनाते देखते हैं। ये थोड़ी सी एक क्या है कि भावना, जैसे देखो लोगों ने रियल में पढ़ने वाले होते हैं, जैसे हमारा रसोई घर होता है ना, उधर भी पोस्टर लगा रखे हैं बहुत सारे। अब वो क्या है, उधर खाना बना रहे हो, उधर वो देखते रहे पढ़ते रहे, है ना? तो इस तरह से ये चीज़ भी बहुत बड़ी है। जहाँ सोने वाला हो सिस्टम, जैसे हमने सबसे प्राचीन में पढ़े थे साहित्यिक स्रोत, याद नहीं होते वो, तो सोने वाली जगह पे चिपका लो। अब सोता जल्दी उठांगा जल्दी बिन देखा, सोआंगा तो बिन देखा। सर जी इतना थकड़ा हो घड़ा, क्या बात है? मैं आपको बताऊं, पहले मैं बहुत ठीक था शरीर शुरू में, लेकिन जब से ये पढ़ना शुरू किया तब से रियल में कमजोरी। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर मैंने ये सोचा कि फिर खाना पीना इसमें नहीं होता, बस खाना खा लिया और ठीक है। कोई बाहर जाने का कहीं कभी समय नहीं मिला तो बाहर जावा, तो यहाँ एक तो अंडोरा हुआ तो हर चीज़ खा लें आप देखे, तो भी करके रूम में रहा था, तब करके थोड़ा सा कमजोर। कोई नहीं है, जॉब लग जाएंगे तो बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, एज हो जाने दो एक बार बढ़िया कंप्लीट, जिसके हम लक्ष्य रख रहे हैं, फिर लग जाएंगे। ठीक है, तब तक आपके साथ जुड़े हैं। पहले आपको लगा दूंगा, उम्मीद है कि पहले थान लगा दूं फिर मैं लग जाऊंगा। ठीक है, अब देखो मृद भांड में आगे अगर बात करें तो ये जो सभ्यता थी ये थी कैसी? तो यह सभ्यता जो थी दोस्तों, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। जबकि सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी थी? ग्रामीण। इनका समाज कैसा था सर? दोस्तों इनका जो समाज था वो पितृस्तात्मक था, जबकि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृस्तात्मक। उल्टा हो रहा है। हाँ सर, इनकी जो प्रमुख भाषा थी, भाषा का ज्ञान था लेकिन लिखने का नहीं था इनको।
भाषा थी, मौखिक पढ़ाई होती थी। भाषा जो थी वो थी संस्कृत। संस्कृत। अब संस्कृत के बारे में ध्यान से कुछ बातें नोट करना, क्या क्या है। हाँ जी सर बताओ। संस्कृत जो भाषा है, राम राम मिति राव जी, आपको भी राम राम। ठीक है, अब देखो सरस्वती की अगर आगे बात करें तो सुनो, सरस्वती संस्कृति को अनेक भागों में बांट लेते हैं हम, अब सारी बातें जानेंगे। संस्कृत की सबसे पहले देखें जो लिपि थी वो कैसी थी। तो संस्कृत लिपि का जो विकास होता है वो ब्राह्मी लिपि में होता है। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी में याद रखना, इस लिपि संस्कृत का विकास हुआ था। संस्कृत का विकास किस लिपि में हुआ था? ब्राह्मी। लेकिन वर्तमान में देवनागरी है, याद है, ये भी रखना, विकास हुआ। नोट का लिख लेना, वर्तमान में देवनागरी है। ठीक है, ब्राह्मी में संस्कृत लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि में हुआ। भारत में सर्वाधिक साहित्य जो लिखे गए हैं वो किस भाषा में? तो सर्वाधिक जो साहित्य है, साहित्य वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। सर्वाधिक जो भाषा है, जो साहित्य है वो किस भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा की सर प्रशंसा किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। संस्कृत भाषा की जो प्रशंसा की थी वो की थी मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस बुक के अंदर उस प्रशंसा की थी। इसकी बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। द हिस्ट्री ऑफ या हिंदी में लिख दिया, कौन पल्ला पड़ेगी, यानी संस्कृत द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो पुस्तक लिखी उसकी इसमें इसके अंदर प्रशंसा की थी संस्कृत भाषा की। और प्रशंसा जो की थी वो किसने की थी? वो प्रशंसा सर की थी मैकडोनाल्ड ने। तो ये बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उतार सारा अंत में लेंगे, अंत में उतारेंगे। ठीक है, फटाफट ये स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पेज पे करें या आपने इसी तरह से उतार सकते हैं, बाद में देखेंगे। उतर जाएगा क्या? दिक्कत आएगी ना, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये आप फटाफट ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, हाँ जी संस्कृत। ठीक है, अब देखो ग्रामीण समाज और भाषा आ गई। आगे अगर हम चर्चा करें इसकी, इनका जो समाज देखा, अब इनका देखेंगे हम प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुओं को, जबकि सिंधु वासियों का कृषि था, इसका क्या था? पशुपालन। पशुपालन को दो भागों में बांटो। एक तो इनका होगा प्रिय पशु, दोनों याद रखना। एक इनका होगा पूज्य पशु। प्रिय जो पशु था वो था घोड़ा, जबकि पूज्य पशु था गाय। गाय को, ये पूज्य पशु, गाय को देवी मानकर पूजा करते थे। सर जी कभी खेरपुर आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, तूने बुलाया तो आएंगे यार, जरूर आएंगे। पशुपालन प्रिय पशु घोड़ा था और पूज्य पशु गाय को मानते थे। और ये लोग, इन्होंने खोज की थी। खोज सर किसकी की? चलो पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये तो इसमें ये बात होगी। और इनका गौण व्यवसाय क्या था? गौण व्यवसाय, यानी प्राथमिकता तो थी पशुपालन को, और गौण व्यवसाय कौन सा था? कृषि। ठीक है, याद हो जाएगी? हाँ जी सर याद हो जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, बाय बाय, ठीक है, अरे थे बात आपस में ना करो, इधर समझ लो, फिर समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, कुल ग्राम विषय, हाँ सारी बातें करांगा। ठीक है, हाँ सारी बात बताएंगे।
तो हमने प्रमुख व्यवसाय देखा इनका, और इन्होंने जो खोज है, खोज किसकी की थी? खोज की थी लोहे की। खोज किसकी की थी? लोहे की। आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या है सर? तो दोस्तों आर्य जो है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, संस्कृत में रखा है श्रेष्ठ, कुलीन, श्रेष्ठ, कुलीन, स्वतंत्र। ये क्या है? आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, स्वतंत्र। आर्यों का ये अर्थ माना जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक इकाई आएगी, वो याद रखेंगे। इसके पहले बात एक याद रखना, इनको लिखने का ज्ञान नहीं था, बस लिखने का जो ज्ञान था वो नहीं था। अब एक इकाई याद करनी है हमें, सर क्या? कुल। ये इस तरह से बटी हुई थी, ये इकाई ऐसी थी, ये सेम की सेम इस तरह से याद करनी है आपको। कुल, ग्राम, विस, जन। जन को आप राष्ट्र बोल सकते हो, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जनपद, और इससे सबसे बड़ा अंत में आएगा महाजनपद। तो धीरे धीरे हम महाजनपदों की ओर बढ़ेंगे आगे। एक बार आप समझना ये क्या था। कबीला आपने नाम सुना होगा, यानी घर। घर मानो आप, सबसे छोटी इकाई जो शुरू होती थी वो कुल से होती थी। कुल। कुल के बाद थोड़ी जो बड़ी इकाई थी उसका नाम था ग्राम। ग्राम के बाद जो बड़ी थी वो विस, जन, जनपद, महाजनपद। अब बात याद है, पता क्या रखनी है? हाँ जी सर, कुल का जो मुख्य हुआ करता था, ये सारे मुख्य याद करने आपको। मुखिया। कुल का जो मुख्य होता था वह होता था कलुप। ग्राम का जो मुख्य होता था वह होता था ग्रामणी। विस का जो मुख्य होता था दोस्तों वे होता था विस्पति। और जन का जो मुख्य होता था वो होता था राजा। इसके बाद वर्तमान आप आगे तक हम जैसे जिस तरह से इतिहास पढ़ेंगे, सभी में क्या प्रक्रिया आएगी? राजा वाली। किस नाम से जाना जाने लगा? या सर राजा के नाम से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल के मुख्य हो कलुप, ग्राम के ग्रामणी, विस के विस्पति, जन के राजा। इनके ये मुख्य को ये कहा जाता था। इसके अगर आगे चर्चा करें, इधर देखें, सही है, रुक गया, रुक गया, देख देख, नहीं रुका, नहीं रुका, ठीक ठीक चल रहा है। हाँ, ये लोग जो थे वो नमक का सेवन नहीं करते थे। नमक का सेवन नहीं करते थे, याद रखना, नमक का सेवन नहीं करते थे। हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था इसका सारा का सारा सामान्य परिचय। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़े। मैं लास्ट में लिखवाऊंगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी सर, चलो देखो, अब हम जो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, इस वैदिक सभ्यता को दोस्तों पूरे दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ये रही सर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सर दो भागों में क्यों? दो भागों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि इन दो भागों का मेन कारण ये माना गया है कि इनकी संस्कृति के आधार पे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो था वो था मान के चलो आप 1500 बीसी थे, बीसी से ईसा पूर्व से 600 बीसी, ये था। हाँ जी सर, ये था, है ना। तो इसको टाइम को दो पीरियड में बांट लेंगे, हमें भी पढ़ने की दृष्टि में सुविधा हो जाए, समझ भी आ जाए अच्छी तरह से। हाँ, एफिक ही खाता, ठीक है। अब बात करो वैदिक सभ्यता। अब देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले वेद की देखो 4 वेद है, 4 वेदों की रचना हुई। सबसे पहले जो वेद लिखा गया उस वेद का नाम है ऋग्वेद। हाँ जी सर, इसलिए हम जो पहला पाठ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो है 1000 से 1500 बीसी से 1000 बीसी। बात करें हम दोस्तों उत्तर वैदिक काल, वो ऑन करना, ऑन करना है ऐसे ऑन। उत्तर वैदिक काल,
उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल 1500 बीसी से 1000, और इधर 1000 से पीछे बच गया कितना सर, 600 बीसी। तो यहां तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। सुनना, विस्तार वगैरह की हमने चर्चा कर ली। अब सुनो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुना। सर मैंने तो अभी 12th साइंस की है। सुमन में सुनो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लक्ष्य आपका, इसी तरह मेहनत करते रहना। अभी 12वीं निकले हो आप, देखो हमें ज्ञान आता है कॉलेज में, फाइनल ईयर कर लेते हैं फिर, या कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तब। आप पहले से तैयारी करते हो तो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो भी आगे, जैसे जीके में तो आप सारा पढ़ लो, राजस्थान कंप्लीट पढ़ लो, भारत का कंप्लीट पढ़ लो, विश्व का। जीके और जीएस के बगैर कोई भी पेपर नहीं बनता है। जीके जीएस, अब देखो हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान में मान के चलना कि आगामी जो भर्ती होगी, देखो लगभग मैथ रीजनिंग का स्कोप थोड़ा सा कम हो रहा है। जैसे राजस्थान पुलिस में तो बिल्कुल हटा दी, पटवारी में कम कर दी है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ, हम यहाँ मैथ का काम ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मान लो आपकी पोस्टिंग आती है उदयपुर, उदयपुर में भील निवास करते हैं। अब भीलों का कोई आपसे कारण पूछा, मान लो कोई भी इनका कोई विवाह बताओ, ये वो इनका कोई विवाद हो गया, वो आप थाने में आए आपके पास, क्योंकि थानों से मिला हुआ थाना है नहीं, तो समझदार बनना पड़ेगा। अब वो आपके पास है, आपको पढ़ना ही नहीं हो, आपने भील नहीं रहती, आपने तो मैथ पढ़ी हुई थी, तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़्यादा जीके का पोर्शन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के मान के चलना 60% हर भाग के अंदर जीके जोड़ा जाएगा, जबकि 40% मान के चलना क्या जोड़ा जाएगा, अन्य सब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनो, आसु सर को बुलाना चाहूंगा मैं, आपको थोड़ा शेयर कर दीजिए। आ गया सर। जय हिंद जय भारत। फटाफट पढ़ लियो गुरुजी, फटाफट कराए रखो, हाथ दुख जाना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनके हाथ जब दर्द करने लग जाए ना, तब तक लिखते रहो। ज्ञान आने देने की जरूरत ही कोने, धापड़ा ज्ञान आन लिखाए रखो गुरुजी। ठीक है, ठीक। अब देखो, ठीक है, अब वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा गया। एक भाग है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग वेद काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जानकारी, उसको एक बार छोड़ दो, पहले ऋग वेद को देखते हैं। ऋग वेद काल में अगर देखें जानकारी, तो ऋग वेद काल में जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है, वो देखो। ऋग वेद में जो जानकारी मिलती है वो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऋग वेद से मिलती है। तो दोस्तों याद रखना, ऋग वेद जो है, ऋग वेद में 10 मंडल है। मंडल में दूसरा बेगोनी है नहीं, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सूक्त कितनी है, 1028। 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं, 10,462। 10,462 क्या है दोस्तों, ऋचाएं। मंडल की बात करें तो मंडल को दो भागों में बांटो। एक तो पूछ लेगा सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, और एक पूछ लिया अगर आपसे सबसे नवीन मंडल कौन सा है। तो याद रखो सबसे प्राचीन जो मंडल है वो है दूसरा और सातवां। दूसरा और सातवां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां यह क्या है, नवीन मंडल है। तो दूसरा सातवां प्राचीन है और पहला और 10वां क्या है दोस्तों, नवीन मंडल है। इसी 10 मंडल के अंदर अगर हम बात देखें, मंडलों की बात देखें, मंडल में अगर हम बात करें कितने हैं सर, 10 हैं। तो 10 मंडल में अगर बात करें, पहले मंडल में, सॉरी हम देखो मेन पढ़ते हैं, सारे 10 पढ़ा दूंगा, फायदा एग्जाम में प्रश्न आना नहीं है। जो मेन है, सबसे पहले बात करें तीसरे मंडल की। तो दोस्तों तीसरे मंडल के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है, तीसरे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, सोम का। मैंने अभी बताया था सोम कहां से प्राप्त होता था, हाँ, मुंजवटी चोटी से। तो सोम देवता कौन है, सोम देवता। सोम जो है वो पेय पदार्थ देवता। एक बात याद रखना, पेय पदार्थ देवता। तो पेय पदार्थ देवता किसे माना गया है, सोम को। पेय पदार्थ देवता, तो 3 मंडल है, देवता सोम। अब सुनो, देवता जो सोम है इसका सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा, इसका उल्लेख 9वें मंडल में है। चलो इसको हम 9 कर लेते हैं, एक से। इसका 9वें मंडल में है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी, रचना सर की थी विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने ये किसको समर्पित किया था, तो सावित्री को। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, सावित्री।
सावित्री जी को समर्पित है गायत्री मंत्र। सावित्री का मंदिर पुष्कर झील में हमारा कहाँ, पुष्कर झील अजमेर राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, वहां बना हुआ है सावित्री और ब्रह्मा जी का मंदिर। तो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र। ये फटाफट नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लो इसका। आंधी आ रही है किधर है? अरे वाह, ठीक है, उतार ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बात करें इसी, चलो आगे लिख देता हूं, यहां स्पेस पड़े। नौवें मंडल, नौवें मंडल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है देवता सोम का उल्लेख। ये पूछा गया प्रश्न, देवता सोम का उल्लेख। देवता सोम का उल्लेख नौवें मंडल में है, और सोम जो देवता है वो याद रखना पेय पदार्थ देवता है। पेय पदार्थ देवता, पेय पदार्थ जो देवता है वो कौन है? देवता सोम। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ये इनका पेय पदार्थ देवता है। बात करें अगर 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में दोस्तों एक विराट पुरुष, एक पुरुष सूक्त बताया गया है, और इस पुरुष सूक्त से 4 जातियों की उत्पत्ति बताई गई है। कितनी जातियों की? 4 जातियों की, जिसमें से हम पढ़ते हैं एक तो मुख, यानी मुख से कौन सी जाति निकली थी, तो वो सारी देखो, एक तो हमें नाम सुनने को मिलेगा मुख, एक हमें नाम सुनने को मिलेगा भुजाओं। तो मुख से जो जाति निकली थी उसका नाम था ब्राह्मण। ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति मानी है वो पुरुष सूक्त में मुख से मानी गई है, जबकि भुजाओं की जो उत्पत्ति है, भुजाओं से उत्पत्ति क्षत्रिय की जो उत्पत्ति मानी गई है वो राजपूत राजा थे, वो क्या थे? क्षत्रिय थे। तो भुजाओं की उत्पत्ति किससे मानी गई है? क्षत्रिय से। जबकि जांघों से जो उत्पत्ति मानी है वो वेश्याओं की उत्पत्ति कहां से मानी है? जांघों से। जबकि अंत में अगर हम बात करें चरणों की, तो चरणों से किस जाति की उत्पत्ति मानी गई है? शूद्र जो जाति है उसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? चरणों से। चरणों से कौन सी जाति? शूद्र जाति। हाँ, तो ये सारे मुख है, भुजाओं, जांघों, सारा हमने लिख दिया है। आप फटाफट इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने इस तरह से बना दिए हैं, नोट्स ही बनवा दिए। आप अगर मान लो हम कंटेंट करें ना पूरे 1 घंटा मैटर करें, तो भी आप वीडियो शुरू से देख के नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसी तरह से लिखवाया है जिस तरह से कॉपी के अंदर लिखना है। देख लो, इसी तरह से लिखवाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ऐसे ही करेंगे, नोट्स साथ में बनाऊंगा, ये वादा है मेरे साथ आपके, ठीक है? तो ये लिखो, ठीक है? अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट हम बात करें कि ऋग्वेद में नदियों की। ऋग्वेद में नदियों की भी जानकारी है। हाँ जी सर, तो ऋग्वेद में कितनी नदियों की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में 25 नदियों की जानकारी है। कितनी नदियों का उल्लेख मिला है? 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है दोस्तों? 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से ऋग्वेद की बात करें सबसे प्राचीन नदी, सबसे प्राचीन कह दो या सबसे पवित्र नदी, तो सबसे प्राचीन या पवित्र जो नदी माना गया वो सरस्वती नदी को माना है। सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहां आपने नाम सुना होगा, अभी हमने बात की है सरस्वती नदी की। सरस्वती व द्वसदती, सरस्वती व द्वसदती के मध्य के क्षेत्र को, के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य के भाग को ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था इन दोनों के भाग को। हाँ, सरस्वती नदी सबसे पवित्र, तो देखो सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी किसे माना है? सरस्वती नदी को। सर, सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? हाँ, सिंधु से मध्य गंगा, ठीक है, वेरी गुड। सर्वाधिक जो उल्लेख है वो किस नदी का है? तो सर्वाधिक जो उल्लेख है दोस्तों वो किस नदी का है? तो वह सिंधु नदी का है। किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिला है? सिंधु नदी का। इसके बाद अगर हम आगे बात करें
इसमें सरयू नदी का कितनी बार उल्लेख है? तो सरयू नदी का एक बार ही उल्लेख है। बात करें हम यमुना नदी, यमुना में 3 अक्षर है। हाँ जी सर, यमुना में 3 है, तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख है। इसमें भी लिख लेना, एक बार उल्लेख है। अब देखो, हम देखें नदियों के ऋग्वेदिक कालीन नदियां। देखो, ये जो लोग निवास करते थे, निवास, उस निवास स्थान को कहते थे सप्त सेंधव क्षेत्र। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि सिंधु व 6 सिंधु की, वर्तमान में तो 5 पढ़ाई जाती है, लेकिन सरस्वती थी वो लुप्त हो गई। 6 सिंधु की यानी 7 नदियां होगी। तो ये 7 नदियां जो थी उनके आसपास क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इन्हें कहते थे सप्त सेंधव क्षेत्र। तो इनका जो निवास स्थान था वो उन्हें क्या कहेंगे हम? सप्त सेंधव, अरे इसको चला दो, सेंधव क्षेत्र या सप्त, ऐसे कह रहे हो, सही कह रहा हूं, सप्त सेंधव प्रदेश। तो इसे क्या कहेंगे? सप्त सेंधव प्रदेश। हाँ, नदीतमा, हाँ, सरस्वती नदी के उपनाम मिले इसे नदीतमा, 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 अम्बित में, नदीतमा अम्बित में के उपनाम से क्या है जाना जाता था। निवास जो स्थान था, निवास स्थान वो याद रखना, निवास स्थान जो था उन्हें क्या कहते थे? सप्त सेंधव क्षेत्र। अब हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल में जो नदियां थी, उन ऋग्वेदिक काल में नदियों को किस नाम से जानते थे? तो ऋग्वेदिक जो नदियां हैं उनके नाम देखो। हम नदी पढ़ते हैं, एक तो सर हम नदी पढ़ते हैं सिंधु। हाँ जी, सिंधु की सहायक बोलो कौन कौन सी है? सिंधु सर, सिंधु की सहायक तो एक तो झेलम है, हाँ जी सर, चिनाब है, हाँ जी सर, रावी है, हाँ जी सर, व्यास है, जी सर, सतलज है, जी सर। अब इसके हम देखेंगे उपनाम, अब हम देखेंगे इसके उपनाम। सप्त सेंधव प्रदेश, हाँ जी, सप्त सेंधव प्रदेश। सिंधु नदी को किस नाम से जाना गया है? सिंधु नदी नाम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर। झेलम को किस नाम से? वितस्ता, वितस्ता। झेलम को किस नाम से जाना गया है? वितस्ता, वितस्ता नदी, इस नाम से जाना गया है झेलम को। चिनाब, चिनाब को दोस्तों जाना गया है अस्किनी, अस्किनी नदी नाम से। बात करें रावी, रावी, रवि कौन था? पुरुष था, तो इसे पुरुष, पुरुषनी, पुरुषनी नदी के नाम से जाना गया है। किसे? रावी नदी को। व्यास, वैसे व्यास, वैसे विपाशा, व्यास को किस नाम से जाना गया है? विपाशा। सतलज, सै से सतलज, सै से स्तुद्री, सतुद्री, सतुद्री नदी के नाम से किसे जाना गया है? सर, सतुद्री नदी के नाम से जाना गया है व्यास को। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, वैदिक जो काल है, वैदिक काल, जी सर, वैदिक काल को और बेहतर वैदिक काल में हमने सबसे पहले अभी 2 भागों में बांटा, उसमें सबसे पहले पढ़ा ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल को हम बढ़िया समझने के लिए 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? क्या सर? 4 भागों में। अब देखो ये 4 भाग कौन कौन से हैं। ऋग्वेदिक काल को बेहतर समझने के लिए कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनका समाज जो था, सामाजिक जीवन तो था वो कैसा था। तो नंबर 1 में पढ़ेंगे सामाजिक जीवन को, जी सर। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन को, ये धर्म के प्रति कैसे थे। तो 2 में देखेंगे धार्मिक इनकी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। 3 नंबर में दोस्तों हम देखेंगे राजनीति व्यवस्था, तो राजनीति व्यवस्था थी वो कैसी थी। और 4 नंबर पॉइंट देखो, 1 नंबर में ये देखा, 2 नंबर में ये देखा, 3 नंबर में राजनीतिक।
है। हाँ, गंडक सद नीरा, वेरी गुड मिस शालू जी। 4 नंबर जो है वो हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन या आर्थिक व्यवस्था, यानी आर्थिक में जो बच गया, यहां जो हम नहीं पढ़ेंगे वो आर्थिक में पढ़ लेंगे, जो आर्थिक में बच गया वो सारी बातें कहाँ आ जाएंगे आर्थिक में। तो ऋग्वेदिक काल को मैंने 4 भागों में, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। देखो हम सुव्यवस्थित बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, हर चीज का विभाजन करके पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ले दिया नाम, हाँ जी, सदा नेरा, मिस सालू जी बता दिया ना, वेरी गुड। तो ऋग्वेदिक कालीन की नदियां हो गई। अब सबसे पहले हम देखें इनका सामाजिक जो जीवन था वो कैसा था। अब देखो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, फिर अपना मैटर नहीं हो पाएगा इतना, है ना। अच्छा, स्क्रीनशॉट कौन लेने दी होगी, ले 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 लो, ठीक है, ले लो फटाफट। ये लो, ठीक है, ओके, ले लिया, ले लियो ले लियो। अब तो सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में अगर हम बात करें तो साथियों देखो, सामाजिक सबसे पहले बात करेंगे इनका जो समाज था वो कैसा था। तो मैंने बता दी समाज कैसा था, पिता की चलती थी तो पितृस्तात्मक, ठीक है, हाँ जी सर, समाज था इसका कैसा, पितृस्तात्मक, हाँ जी, पितृस्तात्मक। इससे पहले वाले स्क्रीनशॉट मैं पीछे कर दूंगा फटाफट, शुरू से ये करवा दूं, पूरा शुरू से कर दूंगा, आप सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है दिव्य जी, पहले कर दूंगा मैं शुरू। समाज पितृजनक था। और अगर हम बात करें तो यहां एक चीज बढ़िया थी, संयुक्त परिवार प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का मतलब ये है साथियों कि यहां सभी मिलजुल कर साथ में रहा करते थे। जैसे अगर हम बात करें, हमने राजस्थान में एक सभ्यता पढ़ी जिसका नाम था आहड़। आहड़ सभ्यता में 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले थे घर में, 6 चूल्हे। अब एक घर में होना बहुत बड़ी बात है, अपना इतना बड़ा परिवार है, घर में 1 या 2 चूल्हे मिलेंगे, उसमें 6 चूल्हे मिले, यानी बहुत बड़ा परिवार, यानी सुख परिवार प्रथा के साक्ष्य राजस्थान में आहड़ में मिले हैं। और एक चूल्हे पे मानव हथेली छाप का निशान भी मिला है ना। तो इस तरह से सर जी नींद नहीं आती तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ो, तैयारी बढ़िया, रात के टाइम पढ़ कर आप ही आओ लग जाए, जैसे पढ़ लग जाओ नहीं आप ही नींद आ लग जाएगी, नहीं तो है। तो समाज पितृस्तात्मक था, संयुक्त परिवार प्रथा थी। और महिला जो थी, महिला की स्थिति बढ़िया थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। महिला जो थी वो समाज जनक थी, समाज जनक महिला की स्थिति में, लेकिन बाद में गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ तो महिला इस ऋग्वेदिक काल में समाज जनक थी। यहाँ पर जो समाज था, जो समाज वो वर्णों में बटा हुआ था, समाज वर्ण में था। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ उधर है तो वो पुरोहित वर्ग इस तरह से अनेक प्रकार के लोग रहा करते थे। अब यहाँ मैंने बताया था ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में 4 बातें बताई गई हैं उत्पत्ति के आधार पे। देखो अगर हम बात करें मुख से क्या जाति निकली, देखो मैंने चर्चा कर भी दी। और भुजाओं से कौन सी जाति निकली वो भी बातें बताई थी, हाँ जी सर। जांघों से कौन सी जाति निकली वो भी बात की थी, जी सर। और चरणों से जो जाति निकली वो कौन सी थी वो भी बातें बताई थी। एक बार और लिख लेना, मुख से जो निकले उसका नाम था ब्राह्मण, जी सर। भुजाओं से जो निकले वो थे क्षत्रिय, जी सर। जांघों से जो निकले वो थी वेश्या जाति। चरणों से जो निकले वो थे शूद्र। शूद्रों को पढ़ने वढ़ने का इतना अधिकार नहीं था, अधिकार मुख ब्राह्मणों को ज्यादा चलती थी, है ना। ठीक है, अब देखो समाज का जो वर्ण था वो इस तरह से। और जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, क्योंकि जन्म पर आधारित नहीं थी। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिस्टम था इनका। तो यहाँ पर जो राष्ट्र जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो व्यवस्था थी ये ठीक थी क्या सर, कैसे? क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर, जन्म आधारित न होकर
क्या थी साथियों? कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। तो जन्म आधारित न होकर दोस्तों कैसी थी वर्ण व्यवस्था? सर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना, इसके आगे ही लिखना। एक तो वर्ण व्यवस्था देख ली हमने, और इनमें अगर बात करें, देखो मैंने कहा था महिला समाज का हिस्सा लेने को, समाज में हिस्सा लेने का हर जगह भाग था महिलाओं का, और यहाँ पर विदुषी महिलाओं के आपको नाम सुनने को मिलेंगे। और विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? बहुत महान महिलाएं थी। तो आप याद करना ये जितने भी नाम लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न निम्न में से पूछ लेगा कि ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिला नहीं है, ठीक है। तो विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी वो देखो। इसमें से हम पढ़ते हैं लोपामुद्रा, दूसरी महिला का नाम याद रखना इंद्राणी, तीसरी महिला का नाम याद रखना सिक्ता, चौथी महिला है अपाला, पांचवी महिला है काक्षावर्ता। सर इसकी एक ट्रिक बता दो, कोई याद करने दे। ट्रिक वाला तो है नहीं, ऐसे लिख लेना LICAK। L से लोपामुद्रा, I से इंद्राणी, से सिक्ता, A से अपाला और कै से काक्षावर्ता। ये सारी विदुषी महिलाएं जो थी वो कैसी थी? ऋग्वेदिक कालीन महिला थी। तो परिवार के मुखिया को कुल कहा जाता। कुल पे लिखा है तो, या कोई और लिख दिया? चलो वो देखेंगे, आप पीछे आगे देखेंगे। हाँ, अपाला कपिली, ठीक है। अब देखो विदुषी जो महिला आई लाई, इसे लोपामुद्रा, इंद्राणी, सिक्ता, अपाला, काक्षावर्ता, ये सारी क्या थी? विदुषी महिलाएं थी। और जो अविवाहित आजीवन अविवाहित रहती थी उस महिला को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न भी आया हुआ है। आजीवन अविवाहित जो महिला रहती थी, महिला, उन्हें अमाजू कहा गया है। अमाजू कहा है। जबकि कन्या के विवाह में जो उपहार दिया जाता था उसे भैतू कहते थे, भैतू कहते थे। ये जो लोग थे ये मांसाहारी भी थे जी सर, और इसके साथ शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। और ये जो लोग थे वह आभूषण भी पहनते थे। आभूषण में याद रखना, आभूषण पहनते थे। आभूषण महिला भी पहनती थी, महिला और पुरुष भी पहनते थे, दोनों ही क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। आप फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लो। हाँ अमाजू, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इतना। तो लिख लिया। अब देखो आगे, ये जो लोग हैं भोजन में किस किस का सेवन करते थे? तो भोजन में दूध का, दही का, उड़द हो नहीं, उड़द को नहीं हुआ, उड़द। तो इस तरह से ये भोजन का सेवन करते थे। और अगर हम बात करें कपड़ा, जो वस्त्र है, वस्त्र वो कौन कौन से पहनते थे? तो वस्त्र सूती भी पहनते थे, ऊनी भी पहनते थे। सर ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। तो इसकी विशेष बात याद ये रखना, ये रेशमी भी पहनते थे। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को पहनते थे। सर मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे? तो दोस्तों याद रखना, मनोरंजन के लिए दूत क्रीड़ा, सोमरस सेवन, दूत क्रीड़ा, सोमरस का सेवन, और इसके साथ शिकार भी ये लोग करते थे। तो ये लोग मनोरंजन के लिए इतना कार्य करते थे, है ना सर जी? थे लिखो तो बहुत ही सुनो ही लिखूंगा नहीं। तो भोजन दूध, दही, उड़द, वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन, दूत क्रीड़ा, सोमरस सेवन करते थे, और शिकार भी ये लोग करते थे मनोरंजन के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, शुरू में जो पढ़ाई थी
पढ़ाई वह मौखिक थी, मौखिक थी। और इस सभ्यता में अगर हम बात करें तो सती प्रथा, इस ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा व बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है चले रे चलता रहूं, हो गया, चलो ठीक है। अब हमारे सर की क्लास आगे, तो आप सभी बने रहिएगा इसी तरह जितने आप हो। तो सती प्रथा व बाल विवाह का प्रचलित थी नहीं थी, किसमें? इस ऋग्वेदिक काल। फटाफट मैं पीछे कर रहा हूं, अब सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अच्छी तरह से उतार लेना। ठीक है, सारा समझ में आ गया होगा। तो हम हर रोज 7 बजे से 8 बजे क्लास रहती है, तो सभी जने जितने भी हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, वो कंप्लीट करवा रहे हैं अपने, तो पूरा करवाऊंगा। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट लो फटाफट ले लिया, इतना टाइम लगना चाहिए। लो फटाफट ले लिया। इसमें था क्या वो? इसमें नहीं था। ये ले लिया क्या? सॉरी, इससे पहले आप ये उतारना है, इससे पहले ये उतारो, इससे पहले इसका इसका स्क्रीनशॉट लेना, पहले ये उतारना है, पहले ये उतारना है, याद रखना। पहले ये है, पहले ये उतारना है। ठीक है, पहले ये लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो आगे। अब क्या हो गया? लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ये लो लो लो, ले लिया फटाफट लो। सर हम क्लास आ गई सर, वेट कर रहे हैं। ले लिया, पूरा लिख भी लिया। वेरी गुड सपना राठौड़ जी, साथ साथ लिख रहे हैं। अब ये लो, पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसको उतारना ही पड़ेगा आपको, मेहनत करो साथ साथ, है ना। तो अब देखो पीडीएफ बाद में मिल जाएगी, फिर आप ये नहीं करोगे, तो अब बेकर ये क्लास फिर से देख लेना चाहिए। चाहे इतनी देखने एक बार देख ली तो जरूरत भी नहीं है, आप हो जाएगा फटाफट। ये क्रम से इसी तरह उतारना है जैसे मैंने उतारा है। हाँ जी सर, ठीक है, उतारो उतारो। लो स्क्रीनशॉट, चलो ठीक, ले लो इतना फटाफट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो धन्यवाद सभी।